हे गाइस, कैसे हो? आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, क्या नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अभी देखो, ग्लोबल वार्मिंग की सब इमिट कर रहे हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसलिए सबको जोर डाला गया कि आप अपना कार्बन न्यूट्रल करो। इंडिया ने टाइमलाइन की 2070 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, चाइना 2060 तक, और बाकी 2050 में इन्होंने कहा कि हम कार्बन न्यूट्रल होंगे। लेकिन अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, पीकिंग इमिशन। अब पीकिंग इमिशन क्या है कि देखो, अभी कंट्री है, कंट्री अब ग्रो करेगी तो इसकी एनर्जी डिमांड करेगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक टाइम में क्या होगा, पीक हो जाएगा। उस इमिशन को क्या होगा, जहाँ पे पीक होगा कार्बन इमिट होगा, उस हाई इमिशन को बोलेंगे पीकिंग ऑफ इमिशन। यानी कि इतना ज़्यादा कार्बन इमिट है, उसके बाद उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पीकिंग ऑफ इमिशन। G7 कंट्री जो लास्ट ईयर में थी, वो अब मेजर इकॉनमी को कह रहे हैं कि 2025 तक आप क्या करो, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करो कि किस ईयर में आपका पीक होगा और वो पीक कितना होगा, उसके बाद आप रिड्यूस कैसे करोगे, आप ये सब हमें बताइए। ठीक है, और अभी भी तो यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी लाया है। यानी कि अब इसमें क्या होगा कि वो अगर दूसरे से आ रहा है, ठीक है, एक कोई प्रोडक्ट आ रहा है, उनकी कंट्री में वो ज़्यादा कार्बन इमिट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उस पर कार्बन टैक्स लगाएंगे। उतना लगाएंगे जितना उन्होंने अपने डोमेस्टिक में बाकियों पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो उस पर टैक्स लग जाएगा, यानी कि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि हम ट्रांजिशन के लिए हमारे पास इतना समय नहीं बचा है, और हमें समय हमारे पास कम है कि और हमें इस पीकिंग इमिशन को हम ऐसा आगे तक टाल नहीं सकते हैं। चाइना भी इसको 2030 तक एक्सेप्ट कर लेगा, इंडिया को भी अपना पीकिंग एमिशन बताना ही पड़ेगा। इसलिए हमें सबसे पहले दो ज़रूरतें, हमें पहले ये पता लगाना होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कितनी होगी, है ना, हमारी डिमांड कितनी होगी, उसकी वजह से कार्बन कितना इमिट होगा, हमें ये एस्टिमेट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये करना पड़ेगा, अगर हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं तो हमें वैसी वैसी नई एनर्जीज़ खोजनी पड़ेंगी जो कार्बन कम इमिट करेंगी। अब इस आर्टिकल में इसने एक रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे फोकस किया है, और इसने कहा कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट सस्ता पड़ेगा और हमें इस पर शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, वही कह रहा है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को इतना ज़्यादा हम अभी बढ़ाएं ताकि हम क्लेम कर पाएँ ज़्यादा फ्यूचर में एनर्जी इतना पीक होगा हमारा। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ओहो, सॉरी, एक मिनट, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, तो नेट ज़ीरो एमिशन की वजह से हमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमें डिमांड जो होगी वो क्लीन एनर्जी पे, सोर्सेज पे होगी। और इसने कहा जो एस्टिमेशन हम कह रहे हैं, तो एक एस्टिमेशन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ने लगाया था कि इनका 2040 तक हमारा 3400 टेरावाट आवर की डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, और उसने कहा है कि नीति आयोग ने 2020 में कहा लगाया था एस्टिमेट, वो 6200 टेरावाट आवर का लगाया था। लेकिन उस वक्त पैंडेमिक की ईयर था, वहाँ पे डिमांड कम थी, इंडस्ट्रीज़ कम लगी हुई थी, इसलिए वो हम डिमांड को नहीं मानेंगे। और उसने कहा कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे बैंक है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, अभी एआई आ गई, ये सब की वजह से डिमांड पीक करेगी। ठीक है, अब इस पीक को कैसे हैंडल करेंगे हम, तो ये कहा कि माइक्रोसॉफ्ट और दो बड़ी बड़ी गेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपना शिफ्ट न्यूक्लियर एनर्जी पे कर रही हैं। अब वो दो न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे कंपैरिजन करेगा। देखो, उसने कहा कि अगर एक रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होगी 4.95 होगी, और 7.5 रुपये तक जा सकती है एक यूनिट की कॉस्ट। लेकिन वो कह रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी की कॉस्ट 3.8 पैसा पर यूनिट है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी सस्ती हुई, तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो क्या है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी को हम इंस्टॉल करते हैं, वो 15.5 ट्रिलियन रुपये लग जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को जब इंस्टॉल करते हैं वो 11.2 ट्रिलियन रुपीज़ लगते हैं। इसलिए हमें वो सस्ता पड़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी करनी चाहिए। और उसने कहा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उसको हम अगर जो हमारा प्रोजेक्शन है उसको हम करेंगे तो 4,12,000 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए, जो हाँ दुगना है जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है। हमारे पास 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड अवेलेबल है, इसलिए
रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लैंड की खपत ज़्यादा करेगी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो 1,83,565 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेगी, यानी इससे कम लेगी, जितना हमारा एस्टिमेट लैंड है उससे भी कम लेगी। इसलिए हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने चाहिए। ठीक है, उसने कहा कि यूएस के जो है वो 20% इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आती है, उससे आती है, न्यूक्लियर से आती है, और फ्रांस की क्या आती है 70% आती है। लेकिन इंडिया की अभी कितनी परसेंट है, 3% है। यानी कि हमारी न्यूक्लियर पावर को हमें बढ़ाना चाहिए। उसके बाद कहा था, क्या था कि ये अकेला सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके पास इतना फंड नहीं है। इसलिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए होगी। लेकिन इससे पहले, ताकि वो प्लांट बनाए फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करें, हमें अपने जो वहाँ पे खामियाँ हैं, जैसे डिस्कॉम की हेल्थ हमें सुधारनी पड़ेगी, और जो फिज़िकल बर्डन है, ठीक है ना, वो जो उसके पास पैसे की उधारी है वो कुछ चुकानी पड़ेगी। ये तब जाएंगे, तब जाके हमें प्राइवेट हमारे यहाँ पे क्या होगा, आकर्षित होंगे इस इंडस्ट्रीज़ में। और इसने कहा है कि एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी की ओर बढ़ना चाहिए। होप करता हूँ आपको अच्छा लगे टॉपिक। प्लीज़ अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, उसमें चढ़ाऊँगा, और ये आगे आपको फ़ायदा करेगा आगे जाके। ठीक है, होप करता हूँ अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।